है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमने मध्यकालीन इतिहास उठाया था टॉपिक, जिसमें से दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को हमने पढ़ लिया है, थ्योरी उनका। और आज उन्हीं शासकों का जो है वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के सभी शासक जितने थे उनका जो है हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे आज। उसके बाद कल जो है इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, चलिए वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के। तो इसमें कह रहा है 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा है। 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो ये था गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 ईस्वी तक। बात कर रहा है तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। आगे बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी। कहाँ थी? लाहौर में। बात करें तो भारत का प्रथम जो है मुस्लिम सुल्तान कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। आगे बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा एवं कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। आगे बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मृत्यु कैसे हुए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़ा से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगाना खेल रहा था, घोड़ा से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। आगे बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का कौन शासक बना? तो आराम शाह था। कौन था? आराम शाह। ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह की हत्या जो है 1211 ईस्वी में कर दी जाती है। फिर दिल्ली की आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह की जो है एक अयोग्य शासक था, इसकी हत्या जो है 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश कर देता है। उसके बाद स्वयं गद्दी पर बैठता है। ठीक, आगे बात करें तो कह रहा दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था इल्तुतमिश था। आगे बात कर कह रहा है गुलाम वंश का गुलाम कहा जाता है। गुलाम वंश का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम वंश का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक, गुलाम वंश का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था इल्तुतमिश था। आगे बात करें इल्तुतमिश कहाँ का था? इल्तुतमिश कहाँ का था? इल्तुतमिश जो था इलबरी का, तुर्क था। कहाँ का था? इलबरी, तुर्क का। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ लाया था? तो यह दिल्ली राजधानी लाया था लाहौर से। आगे बात करें तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान की किसकी पुत्र थी? जो दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र महिला शासक थी वह किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान, वह थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। किसके शासन काल में जो है मंगोल देखे गए थे सिंधु तट पर? तो ये इल्तुतमिश के शासन काल में जो है मंगोल पहली बार वहाँ सिंधु सभ्यता के तट पर देखे गए थे। आगे बात करें तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन, उसका पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। आगे बात करते हैं तो कह रहा दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने
कह रहा दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो कौन शासक था? बलबन था। बलबन जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। आगे बात करते हैं। कह रहा है बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी? जिले इलाही। बलबन कौन सी पदवी धारण की थी? तो जिले इलाही पदवी धारण की थी। आगे बात करते हैं। नवरोज प्रथा का आरंभ किया था। नवरोज प्रथा का आरंभ कौन शासक किया था? तो नवरोज प्रथा का आरंभ करने वाला जो है बलबन है। कह रहा बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। आगे बात करते हैं। कह रहा है सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत कौन किया था? सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत कौन शासक किया था? वह था बलबन। ऑप्शन सॉरी बलबन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दिया था? तो उलुग खां की उपाधि दिया था। उलुग खां की उपाधि कौन दिया था बलबन को? तो नसीरुद्दीन महमूद ने। आगे बात करते हैं। तो कह रहा बलबन ने दीवान ए आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया था? जो बलबन है दीवान ए आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था इमाद उल मुल्क को। दीवान ए आरिस के जो पद पर नियुक्त किया था उस वो था इमाद उल मुल्क। आगे बात करते हैं। कह रहा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो समुद्दीन कैमूर्स। समुद्दीन कैमूर्स या फिर कैमूर्स होता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नई खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नया खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष किया था? तो जलालुद्दीन जो है 1290 ईस्वी में एक नया वंश जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है कैमूर्स की हत्या कर कर। आगे बात करते हैं। तो कह रहा हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? ये मलिक काफूर को जाना जाता है। मलिक काफूर को। ठीक है। आगे बात करते हैं। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली से किस सुल्तान ने राजस्व? कह रहा अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्याश्रय प्रदान किया था? जो राज्याश्रय प्रदान किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखनी शुरू कर दी थी? सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखनी शुरू कर दी थी? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना रखने शुरू कर दिया था। आगे कह रहा है दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा जो है सल्तनत का अंग बना दिया गया था? दक्षिण भारत को देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा जो है सल्तनत का अंग बना दिया गया था? दक्षिण भारत का जो दक्षिण भारत था उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला कौन शासक था? तो वो था मुबारक खिलजी था। ठीक। आगे बात करें तो कह रहा दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला जो था शासक था वह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। आगे बात करते हैं। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जब किया था अलाउद्दीन खिलजी तो उसके समय देवगिरी का जो शासक था कौन था? तो वह था रामचंद्र देव। जो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव थे। आगे बात करते हैं। तो मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू कौन किया था? मूल नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहली बार जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी है। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू कौन किया था? बाजार नियंत्रण
को लागू कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही लागू किया था। बाजार नियंत्रण और मूल नियंत्रण दोनों पद्धति को लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। आगे बात करते हैं। तो कह रहा दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में जो है तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था, कौन शासक था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत के अंदर। आगे बात करते हैं। तो दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखे थे? जो दिल्ली में तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया था, तो कौन शासक बसाया था उसे? गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली में तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया था। आगे बात करें तो कह रहा दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? दिल्ली की जो सीमा सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसके समय में दिल्ली की सीमा में सर्वाधिक विस्तार देखा गया था। आगे बात करते हैं। कह रहा सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया तुगलक वंश। कह रहा सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया तुगलक वंश के कौन शासक थे? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने शासक किया था दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने। आगे बात करते हैं। तो कह रहा दीवान ए अमीर और अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग जो है किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर आया था? तो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेकर आया था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बात करें तो कह रहा वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। तो कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक सबसे अधिक जो है गुलाम रहा करते थे। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है सर्वाधिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना कौन शासक करवाया था? जो सर्वाधिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाने वाला शासक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक जो है सर्वाधिक लोक निर्माण का विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करें तो कह रहा टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ को लेख दिल्ली लाया था। जो अशोक का 2 स्तंभ लेख है मेरठ में और टोपरा एक अभिलेख है, उसको दिल्ली लेकर आया था कौन शासक? तो फिरोज शाह तुगलक के दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है? तो सैयद वंश की स्थापना करने वाला जो शासक है खिज्र खां है। आगे बात करें तो कह रहा मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए जहां की उपाधि धारण की थी। कौन शासक किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए जहां की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है सरवर उल मुल्क था। कौन था? सरवर उल मुल्क। आगे बात करें तो कह रहा दिल्ली सल्तनत का विघटन जो है अंततः किस युद्ध से हो गया था? दिल्ली सल्तनत का जो विघटन था किस युद्ध के बाद हो गया था? तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था उसी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत विघटन के रूप में शुरू हो गया था, विखंडित होने लगा। आगे बात करें तो कह रहा है सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को अपनी कृष्टि से व्याख्यातित करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने किया था? दिल्ली सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को अपनी कृष्टि से व्याख्यायित करने का पहला सफल प्रयास कौन शासक किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। कौन था? गयासुद्दीन बलबन। आगे बात करते हैं। तो सल्तनत
काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? जो सल्तनत काल में डाक एवं गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष था वह क्या कहलाता था? तो वह बरीद ए मुमालिक कहला जाता है। क्या था? बरीद ए मुमालिक कहा जाता था डाक विभाग के अध्यक्ष को। आगे बात करें तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरुआत की? मतलब कह रहा है दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो सैनिकों को वेतन के बदले में भू राजस्व दिया करता था, भूमि दिया करता था? तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मात्र शासक है जो सैनिकों को पैसा ना देने के बदले उसको भूमि राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू कर दी थी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? तारीख ए फिरोज शाही की रचना करने वाले कौन शासक हैं? तो जियाउद्दीन बरनी है। कौन था लेखक? जियाउद्दीन बरनी। आगे बात करें तो कह रहा किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई है? किस मकबरे के निर्माण में सर्वाधिक हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई है? तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वह जो है हिंदू शैली हटाने की कोशिश की गई है। यह जो है शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बनाया गया है मकबरा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। अगला कह रहा है तुगलक द्वारा स्थापित जो है दार उल साफा, जो तुगलक द्वारा स्थापित दार उल साफा था, दार उल साफा एक क्या था? तो एक खैराती जो है अस्पताल था जो मुफ्त में सैनिकों का इलाज करवाता था। वह एक था दार उल साफा नाम में एक अस्पताल था, तुगलक द्वारा बनाया गया था, तुगलक वंश द्वारा। आगे बात करें तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन महमूद था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है? तो बहलोल लोदी जो है लोदी वंश की स्थापना करता है नसीरुद्दीन महमूद के बाद। आगे बात करते हैं कह रहा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। कह रहा लोदी वंश थे, लोदी वंश कहाँ के थे? लोदी वंश जो थे अफगान के मूल निवासी थे। आगे कह रहा है महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। जो महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था किस युद्ध में? तो महाराणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी को जो है खतौली के युद्ध में पराजित किया था। आगे बात करें तो कह रहा है गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी। जो गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी तो कौन किया था? तो सिकंदर लोदी जो है यह रचना किया था गुलरुखी उपनाम से। आगे बात करते हैं तो कह रहा है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? मुसलमानों से जो भूमि पर लिया जाने वाला कर था वह क्या कहलाता था? तो वह उस्र कहलाता था उस समय। आगे बात करें तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जो था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था वह खराज के रूप में लिया जाता था, भूमि कर। आगे बात करें तो कह रहा जजिया से तात्पर्य है। जजिया से तात्पर्य क्या है? तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। किसे? गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक कर था। आगे बात करें सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम सबसे छोटी इकाई मानी गई है। आगे बात करें तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग और उनसे संबंधित देख लेते हैं। जो सुल्तान दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना कौन किया था?
सुल्तान दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना जो करने वाला शासक है वह अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक, आगे बात करें तो कह रहा दीवान ए कोही विभाग की स्थापना कौन किया था? दीवान ए कोही की स्थापना करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। और बात करें दीवान ए अर्ज की स्थापना कौन किया था, विभाग की स्थापना? तो ए बलबन ने किया था। आगे बात करें दीवान ए बंदगान की, तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसकी स्थापना किया था दीवान ए बंदगान के। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, और दीवान ए इस्तियाक भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक जो है 3 विभाग की स्थापना किया था, दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक। आगे बात करते हैं महमूद गजनवी। कह रहा महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? जो महमूद गजनवी था उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो था वह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने का उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ से धन लूट कर ले जाना। आगे बात करें तो कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? जो महमूद गजनवी के समय एक जो विद्वान थे अलबरूनी, वह भारत आए और यहाँ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। किसकी रचना की? था किताब उल हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने किए हैं। आगे बात करें तो कह रहा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा उस समय क्या थी? वह थी फारसी थी। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है जो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना करने वाला कौन शासक है? तो सिकंदर लोदी जो है आगरा नगर की स्थापना किया था। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगाना खेलते समय हुई थी? चौगाना खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी चौगाना खेलते समय, घोड़े से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करें तो कह रहा है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बात करते हैं तो कह रहा तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी? तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? खिलजी वंश का कौन शासक था जो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बात करें तो कह रहा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे बात करें तो कह रहा है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? जो मोहम्मद गौरी है जो भारत के क्षेत्रों को जीता, उसके बाद उसकी देखभाल करने के लिए किसको छोड़कर गया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करें तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी जो है उसका जो अंतिम आक्रमण हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? यह जाट के बीच में हुआ था। आगे बात करें तो कह रहा है महमूद गजनवी जो है किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। आगे बात करें तो कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? जो महमूद गजनवी है भारत के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? तो वह हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के बीच में किया था। आगे बात करें तो कह रहा महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था?
तो वह था लाहौर। फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था लाहौर। आगे बात करें तो कह रहा किसने कह रहा है किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वयं को जला देने के दृश्य को भयानक चित्रण किया है। कह रहा किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का अपने पति के चिता के साथ स्वतः जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण देखा है। मतलब सती प्रथा को किसने देखा है, कौन शासक था सती प्रथा को देखा था? तो इब्न बतूता जो है यह सती प्रथा को देखा था। आगे बात करें, भारत में मुस्लिम का जो राज का संस्थापक माना जाता है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। आगे बात करें तो किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा चलाने वाला जो शासक है इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो 13वीं सदी से सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी से सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह खान होता था। आगे कह रहा है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? जो कुतुब मीनार बना रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मंजिला बना था, बाकी शेष मंजिला को कौन शासक बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो उसको पूरा करवाया था। आगे बात करें तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। आगे बात करते हैं तो कह रहा है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? जो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो किया था कल्लर ने। ठीक। आगे बात करें तो कह रहा है वह रोमन सम्राट जो अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? कह रहा है वह रोमन सम्राट जो अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका था? यह संदर्भ जो है बहलोल लोदी का है। आगे बात करें तो अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? जो अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यह महमूद गजनवी के समय आया था। ठीक। आगे बात करते हैं तो कह रहा किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। आगे बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें किसने किसको पराजित किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया और आगे का पार्ट 2 हम देखेंगे यहाँ से। ठीक। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी दोस्तों वन लाइनर का जो क्वेश्चन है अभी बहुत क्वेश्चन है, देखेंगे अगले पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।